हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी सीएचएसएल 2020 के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट 5 क्लासेस में 5 शिफ्ट के पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 13 अप्रैल शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि एक ट्राइंगल है ABC जिसकी भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है और एंगल ACD आपको दे रखा है, ABC दे रखा है और आपसे पूछा है ABC का माप क्या होगा। ठीक है, आपसे ABC का मान पूछा है कि इसका एंगल का मान क्या होगा। तो देखिए, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, एक ट्राइंगल है जिसमें BC को आगे बढ़ाया गया है और यहाँ पे आपको ये एंगल का मान दे रखा है ACD। ठीक है, इस एंगल का मान दे रखा है 117 डिग्री, 117 डिग्री और आपसे बोला है कि ABC का जो एंगल का मान है वो है BAC का 5/8 गुना है। यानी अगर BAC, ठीक है, ये BAC, ये एंगल अगर 8 अक्स है, इस तरीके से मान लेते हैं, ये एंगल अगर 8 अक्स है तो ABC क्या होगा, ये होगा 5 अक्स। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां से 8 और 5 13, यानी 13 अक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 117 डिग्री, ये हो जाएगा। और यहां से अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 नाम में 117, तो अक्स की वैल्यू 9 आ गई। आपसे पूछा क्या है, ABC का मान पूछा है, तो इस 5 अक्स का मान पूछा तो कितना जाएगा, 45 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक आयताकार शीट का परिमाप आपको दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे पूछा है इसका विकर्ण की लंबाई आपको क्या होगी। ठीक है, इसका डायगोनल पूछा है। तो देखिए, परिमाप अगर 42 है तो देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 21 और इसका एरिया दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है आपको 108। ठीक है, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपको बताता हूं बेसिक, क्या बेसिक से कैसे कर सकते हैं। आपसे पूछा है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यहां पर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441। तो देखिए यहां से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या जाएगा, 441 माइनस LB की वैल्यू यहाँ पे 108 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, इधर आके इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बच गया 225। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 225 आ गया। आपसे पूछा है विकर्ण का लंबाई, तो विकर्ण क्या होता है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट ले लीजिए। तो यहाँ से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में करना है, तो आपको दे रखा है L प्लस B, ये दे रखा है 21 और LB कितना दे रखा है, 108। क्लियर है। तो यहां से देखिए आप वैल्यू पुटिंग रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि L प्लस B कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए और LB कितना होना चाहिए, 108। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम L और B की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 108 बनाना है, 13 × 104 होता है एक, तो यहाँ पे क्या होता है, 12 नामे 108। ठीक है, 12 नामे 108 होता है, तो आप पुट कर सकते हैं 12 और 9, L और B। ठीक है, 12 और 9। देखिए, तो अब आपको ट्रिपलेट पता होगा। देखिए L तो कितना आ गया, 12 और B पुट कर दीजिए आप 9। तो बताइए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 12 15 होता है, ट्रिपलेट आपको पता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, ट्रिपलेट होता है 9 12 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये क्लियर है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बिना कुछ लिखे यहाँ पे डायरेक्ट सोच सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बेसिक बता देता हूं आपको, बेसिक से कैसे करना है। देखिए, एक तो बेसिक तरीका है, एक है वैल्यू पुटिंग। ठीक है, ये दो तरीके हैं। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप वैल्यू पुटिंग करके देख लीजिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है, वैल्यू पुटिंग नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, बेसिक चले जाइए। ठीक है, तो देखिए बेसिक करेंगे, दोनों में टाइम सेम लगेगा अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो। देखिए बेसिक से करना है लेकिन टाइम कम करना है आपको। कैसे यूज करेंगे, दोनों तरफ देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 tan थीटा बनेगा। यहाँ पे 4 tan थीटा है, तो इस तरफ तो बनेगा, देखिए यहाँ पे बन जाएगा 2 tan थीटा और यहाँ पे बनेगा देखिए 2√3 sec थीटा और यहाँ पे है 3√3 sec थीटा। तो इस तरफ क्या बन जाएगा, √3 sec थीटा, ये बनेगा। तो यहाँ से देखिए sec थीटा को पुट कर दीजिए 1/cos थीटा और यहाँ पे 2 इंटू इसको लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो √cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा, यानी sin थीटा का मान कितना आ गया, √3/2।
√3/2 यानी थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री है तो कोस थीटा का मान पूछा कि तो कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका देखिए, वैल्यू पुटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे सोचना है, ठीक है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आप 30 डिग्री पुट करके देख सकते हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीनों वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। थीटा के मान यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सोच सकते हैं, और ये है बेसिक तरीका। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यदि संख्या ये आपको दे रखी है और इसमें 11 से डिविजिबल है, ठीक है, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो पूछा है P और Q का मान क्या होगा जहां P ग्रेटर देन Q है, ठीक है। P का मान क्या है, ग्रेटर देन है Q से। तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे आने वाले डिजिट का जो सम होता है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 11 से पूर्णतः 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इनके इवन ऑड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम देख लीजिए। तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 प्लस Q। तो ऊपर तो आ गया 11 प्लस Q, नीचे आ जाएगा देखिए 8 प्लस P, 8 और 3 11, ठीक है, 11 प्लस 0 और 11 प्लस 2 13। तो यहाँ पे आ गया 13 प्लस P। क्लियर। तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा, तो यहाँ पे 13 प्लस P माइनस 11 प्लस Q, ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या 11 का क्या होगा मल्टीपल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा P माइनस Q प्लस 2, ये आएगा। ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। देखिए अगर 0 तो कब होगा, देखिए अगर P ग्रेटर देन Q है, यानी P अगर ग्रेटर देन Q है तो ये वाली क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ पे 2 क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो यानी 0 तो कभी बन ही नहीं सकता। तो हम क्या लेंगे 11। तो अगर P माइनस Q प्लस 2 इक्वल टू 11 है तो P माइनस Q कितना हो जाएगा 9। अब इसने पूछा है कि P की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे P इंटू Q पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, P की वैल्यू 9 पुट कर दे और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ग्रेटर देन है। तो 9,0 हो 9 0 हो जाएगा P और Q की वैल्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 इंटू 0 यानी 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक वृत्त का परिधि है, परिधि पर 3 बिंदु है, P Q R है, Q R इसका व्यास है और PQ और PR बराबर है। इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, PQ की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए एक सर्किल दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है कि QR इसका व्यास है, ये Q और R इसका व्यास है, और यहाँ पे 3 पॉइंट है तो P पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको QR इसका व्यास दे रखा है, P ये है, और इसकी ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस 7 है, तो ये भी क्या होगा 7 होगा, ठीक है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको इक्वल दे रखी है। तो देखिए व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, यानी ये A है, ये A है। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना होता है √2a, यानी √2a की वैल्यू कितनी है 7 और 7 14। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये है, तो यहाँ पे बताया थीटा एक न्यून कोण है, तो आपको बताना है थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें भी वो सेम तरीका हो गया, या तो आप वैल्यू पुटिंग कर दीजिए 30 डिग्री 45 डिग्री 15 डिग्री और 60 डिग्री, इसमें से पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बेसिक, ठीक है, वो तरीका आप एग्जाम में लगा सकते हैं। अगर आपको वो तरीका नहीं आ रहा है तो आप बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस √3 साइन थीटा माइनस 2, और यहाँ पे आएगा माइनस 2√3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे आएगा प्लस का 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाले समथिंग चीज पूरी आ जाएगी ऐसी, -2 माइनस 2√3 इक्वल टू 0। 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, सबको उधर ले जाइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज प्लस में है तो उधर जाके माइनस में बनेगी, -4 प्लस √3 साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। देखिए क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का तरीका क्या है कि A और C को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन गया 4√3। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं
कि इनका क्या हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे क्या हो, इनको जोड़ने पर किया है और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो क्या हो सकता है यहाँ पे -4 और -√3, ठीक है। इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, -4 + √3, ये वाला पूरी चीज आ रही है। तो यहाँ पे देखिए sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, sin थीटा का मान निकालना है तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे जो प्लस है उसको माइनस में और माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया एक तो 2 और यहाँ पे आ गया √3/2। अब sin थीटा का मान 2 तो नहीं हो सकता कभी, यहाँ पे क्या होगा √3/2, ठीक है। तो sin थीटा का मान अगर √3/2 है, √3/2 है तो बताइए थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप 60 डिग्री पुट कर दीजिए पूरे एंगल में, पूरे समीकरण में 60 डिग्री का मान देख लीजिए पुट करके, अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ब्याज गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई तो 2 वर्ष में तो इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो धनराशि आपको बतानी है। देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है 28,224 रुपए। क्लियर है, ये तो 2 साल में। और 3 साल में कितना हो रहा है 29,635.20। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो आप रेट निकाल लीजिए। इसने पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल पूछा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें रेट निकालना पड़ेगा। तो देखिए रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना परसेंट बढ़ा है ये देख लीजिए आप। यहाँ पे तो कितना परसेंट बढ़ा है, यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 0.20, यहाँ से 4 और 1 5, 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 6 में से घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। तो इतने रुपए यहाँ पे क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, और कितने पे 28,224 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहाँ से देखिए इसका क्या है, ये डबल ही तो है। देखिए यहाँ पे अगर 0 से हटा दे, ये कर दे, तो ये वाली चीज का क्या हो गया, डबल हो गया। तो 2 बार और 2 से काटेंगे तो 5 बार, तो ये आ गया 5%। ठीक है, इसकी रेट कितनी आ गई 5%। तो अब हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर प्रिंसिपल P है तो 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज कैसे होगा, 5% की रेट से। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, यानी पहली साल क्या होगा 20 से 21 हुआ होगा, दूसरी साल भी क्या होगा 20 से 21 होगा, और तभी तो अमाउंट आएगा। अमाउंट कितना है 2 साल का 28,224 रुपए। क्लियर है, तो यहां से काट दीजिए। देखिए 21 से काटेंगे 1 बार 7 बार हो जाएगा, तो 21 × 63, 9 बच गए। 21 चौक 84, 84 और 6 8, 21 चौक 84 वापस हो जाएगा। 21 से और काट दीजिए तो 21 की 126, 126 और 8 बच जाएगा। 21 चौक 84, तो 64 आ गया। यहां से P कितना आ जाएगा, देखिए 64 × 20 × 20 400, तो 4 से गुना कर दीजिए 16, और यहाँ पे 1 6 का 24 और 1 25, तो 25,600 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको 2 स्टेप में करना है इस तरीके से। पहले रेट निकाल लेना है और P करके यहां से आप P निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए x³ + y³ आपको दे रखा है, x + y दे रखा है, और आपसे पूछा है x⁴ + y⁴ क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं बेसिक तरीका कि बेसिक तरीका क्या है। देखिए a³ आपको दे रखा है x³ + y³, ये दे रखा है 468, और x + y आपको दे रखा है 12। आपसे पूछा है x⁴ + y⁴, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, x² + y² चाहिए, तभी तो हम स्क्वायर कर पाएंगे। और क्या चाहिए एक साथ x² यानी xy और चाहिए हमें, तो ये 2 चीज चाहिए है। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा x³ + y³। ठीक है, x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x + y का होल क्यूब माइनस 3xy x + y, ये होता है। तो यहां से x + y³ कितना दे रखा है 468, x + y का क्यूब कितना हो जाएगा 12 का क्यूब कर देंगे तो 17 28, माइनस 3 × x + y कितना है 12, तो 3 × 12 xy, ये हो गया। तो यहां से xy निकालना है, तो ठीक है xy कितना हो जाएगा, देखिए ठीक है इसको गुना कर दीजिए, 3 × 12 ही है बाहर। 17 28 में से 468 घटा दीजिए तो 0 6, और यहाँ पे 6 बच गया तो 12, तो 1260। यहाँ से 12 से काट दीजिए 1, और 12 × 5 = 60, यानी xy कितना आ गया 35। तो आपके पास xy आ गया 35। ठीक है, तो आप यहां से सोच सकते हैं, देखिए xy कितना है 35 है, और x + y कितना है 12 है, तो कितना होगा 5 और 7 12, तो 5 और 7 आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 और 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 35 हो गया। तो यहाँ पे ये सोल्व करके कितना जाएगा, x के मान 5 है और y की वैल्यू 7 है,
तो हमें पूछा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, तो x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर करेंगे तो 2401, ठीक है 2401। तो इसमें जोड़ दीजिए तो 6 2 10 और 1 3, तो कितना आ जाएगा 30 26, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया बेसिक तरीका। या आप अगर शुरू में आप अगर एग्जाम में इस तरीके से सोच सकते हैं कि x की वैल्यू हम 5 पुट करें और y की वैल्यू अगर 7 पुट करें, यहाँ पे देखिए 5 और 7 तो ये 12 बन गया, 5 और 7। और कैसे सोचेंगे देखिए ये भी बता देता हूं आपको, किस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इस चीज का। 468 है और x प्लस वाई है 12, ठीक है। देखिए यहाँ पे 468 है, ठीक है, तो ये क्या होगा और इसमें कुछ जोड़ना है, यहाँ पे इसमें कुछ जोड़ा गया है, ये वाला x क्यूब है। मैं पहले x का मान सोच रहा हूँ कि x का मान क्या हो सकता है। देखिए x का मान सोचेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब 512, ठीक है, और 6 का क्यूब 216 और 9 का क्यूब इससे ज्यादा होगा, देखिए 729 होगा। अब यहाँ पे 468 है, ठीक है। देखिए 512 तो नहीं हो सकता, x का क्यूब 512 तो नहीं हो सकता, यानी 8 तो नहीं होगा ना 9 होगा। अगर 216 की बात करें 216 हो सकता है, ठीक है, यानी 216 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब 468 बनेगा। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू अगर 6 माना तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 6 माननी पड़ेगी, यानी 6 का यानी 216 और 216 ये बनना चाहिए, तो ये नहीं बना, तो ये नहीं होगा। तो 7 रख के देख लिया हमने, तो 7 और ये क्या हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा, तो 7 का क्यूब हमने रखा तो यहाँ पे आ गया 216 और यहाँ पे 125, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 और 5 इसका क्या हो जाएगा, x और y का मान हो जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हैं। बाकी आपको नहीं आता है तो आप बेसिक पे चले जाइए, ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कोई भी एक वृत्त है और जो चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, और आपको PQ QR और PS आपको दे रखा है, आपसे पूछा है RS का मान क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए एक सर्किल है, इसको एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS जो इसको टच करता है इस तरीके से, अरे पहुंच जाओ, देखिए ये इस तरीके से टच करता है, ये हो जाएगा PQRS, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे टच हुआ है, ठीक है, ठीक से नहीं बन रहा, तो देखिए PQR और S, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्किल को टच करता है। आपको PQ दे रखा है ये 11 है, QR दे रखा है ये 12 है, और यहाँ पे PS दे रखा है, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपसे पूछा है ऐसा, तो आपको पता होगा, देखिए इनके अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, ठीक है, इनके अपोजिट साइड का इक्वल क्या होता है, सम होता है। यानी देखिए 12 और 8 कितना हो गया 20, ये किसके इक्वल होगा 11 प्लस, इसको x मान लीजिए 11 प्लस x के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना कि इनके अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए 12.5 दे रखा है और इसको जोड़ना है किसमें, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 8 56, 8 चौक 32 बनेगा, 32 में से 12 घटा दीजिए यानी 20। नीचे सोल्व करेंगे, देखिए 23 से काट दीजिए, 23 नाम है 260, 9 को 4.5 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और 36 और 4.5, ठीक है, तो 36 यानी 40.5 माइनस ये हो जाएगा, देखिए 21 63 यानी 64/3 इंटू, इसको करेंगे देखिए बेस समान कर लीजिए 8, यहाँ पे 2 कर दीजिए यानी 3/8 होगा, 3/8 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 8 से 8 यानी माइनस, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 और 30 32.5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 32.5, तो कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस शिफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिसमें क्या दे रखा है कि दो साइड का सम क्या हो 16 हो, ठीक है, दो साइड का सम 16 हो, तो ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल है। तो देखिए एक ट्राइंगल आपको देख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आइसोसेलेस है, तो यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड तो क्या होगी इक्वल होगी, और ये वाली साइड अलग होगी। अब इसमें देखते हैं कि दो साइड का सम अगर 16 है, तो हम पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट, कि अगर इन दोनों इक्वल साइड का सम क्या हो 16 हो, यानी A प्लस A कितना हो 16 हो, ठीक है।
दूसरा केस हम देखेंगे कि अगर इन दोनों अलग अलग साइड का, ठीक है, ए और बी, इन दोनों साइड का सम कितना हो, 16 हो, तो इससे ट्रायंगल बनेंगे और इससे ट्रायंगल बनेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस ए अगर 16 हो तो यहाँ पे a कितना आ गया, 8, यानी क्या होगा, देखिए कौन सा ट्रायंगल बनेगा, 8 और 8, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड बन जाएगी। अब तीसरी साइड क्या बन सकती है, देखिए तीसरी साइड के लिए आपको पता होगा कि जो तीसरी साइड होती है वो दो साइड के सम से ज्यादा, ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 16। दो भुजाओं का योग तीसरी साइड से बड़ा होगा और तीसरी साइड जो है वो दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी, बड़ी होगी, तो दो भुजाओं का अंतर कितना है, 0, 8 माइनस 8 0, यानी क्या होगा, सी क्या होगा, 0 से 16 के बीच में हो सकता है। तो कौन कौन से ट्राइंगल पॉसिबल है, या एक हो, सी की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी सी क्या है यहाँ पे, तीसरी साइड बी, तो बी की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1, इसी तरीके से 2, इसी तरीके से 3, तो कहां तक हो सकती है ये, 15 तक, ठीक है, 0 से लेके 16 के बीच तक हो सकती है। तो यहाँ पे कितने, 8 8 15, तो यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, 15 ट्राइंगल। तो इस केस से तो टोटल कितने हो गए, 15 ट्राइंगल पॉसिबल है। क्लियर है। अब देखते हैं केस 2, इसमें अगर a प्लस बी कितने हो, 16 हो, यानी इन दोनों साइड का सम कितना हो, 16 हो। क्लियर है। तो देखिए कौन कौन से पॉसिबल है कि पहली साइड तो क्या हो जाए, 1 हो जाए और दूसरी 15 हो जाए, इसी तरीके से दूसरी 2 14 हो जाए, 3 13 हो जाए, 4 12 हो जाए, 5 11 हो जाए, 6 10 हो जाए और 7 9 हो जाएगा और 8 और 8। देखिए 8 और 8 तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसको तो रहने देते हैं, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। यहाँ पे पहले ये ले लिया, केस में आ गया। यहाँ पे देखिए इसमें देखते हैं 1 और 15। अब देखिए तीसरी साइड जो है ये तो क्या है कि अगर इसको मानते हैं अपन, ये a है और ये b मान लेते हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो इससे कौन से ट्राइंगल पॉसिबल है, अगर तीसरी साइड का पता करना, देखिए तीसरी साइड क्या होगी, तीसरी जो साइड होगी b, जो भी a है, ठीक है, तीसरी साइड होगी वो क्या होगी, इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ी होगी, 14 से तो ज्यादा होगा, और इनके डिफरेंस, इनके सम से क्या होगा, कम होगा, यानी 16 से कम होगी। तो जो तीसरी साइड है वो 14 और 16 के बीच में हो सकती है, तो क्या पॉसिबल है, 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा कि ये a बन जाएगी और ये भी a बन जाएगा, ये वाली b बन जाएगी साइड, तो 15 और 1 इस तरीके से साइड वाला एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो इसमें एक ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से 2 और 14 है, तो तीसरी साइड क्या हो सकती है, इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 12 से तो ज्यादा होगा और इन दोनों के सम से कम होगा, यानी 16 से कम होगा। तो कौन सी भुजा साइड, कौन सी साइड हो सकती है, यहाँ पे 12 और 16 के बीच में 14 हो सकती है, तो 2 14 14 इस तरीके से एक ट्राइंगल बन सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें 13 होगा, इसमें 12 होगा, इसमें 11 होगा और इसमें, अब देखिए 6 और 10, इसमें देखेंगे तीसरी साइड का देखेंगे तो दो भुजाओं के योग, ठीक है, ये 16, तो ये बड़ा होगा तीसरी साइड से और इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4, तो 4 से बड़ा और 16 से कम। तो हम इसमें देखिए 2 ट्राइंगल ले सकते हैं, इसमें इससे हम 2 ट्राइंगल बना सकते हैं। कौन कौन से, एक तो बन जाएगा देखिए 6 10 10, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, और एक बन जाएगा 6 6 और 10, ठीक है। इस तरीके से ट्राइंगल पॉसिबल है। इसी तरीके से इसमें 7 9 और ये 9, एक तो ये बन जाएगा और एक बन जाएगा 7 7 और 9। इसमें चेक कर लीजिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। इस तरीके से इसमें 2 ट्राइंगल पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 15 तो इसमें है, 16 17 18 19 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, तो टोटल कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, 24 ट्राइंगल, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 6 और 9, इनका एलसीएम 36, तो सभी को 36 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 36 से डिवाइड करेंगे, 4 नाम 36, 6 का 36 और 9 चौक 36, तो 9 6 4 आएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 30 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी है 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है, तो 260 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसको 30% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो देखिए कितने रुपए में खरीदा, एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 2000 रुपए में 400 खरीदता है, तो एक का कितना हो गया, 5 रुपए, ठीक है, एक संतरे का 5 रुपए।
अब वो 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी इसको कितने रुपए में बेचे एक संतरे को, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 5 या 15 यानी 1.5, यानी उसे कितने में बेचना चाहिए 6.5 रुपए में। तो उसे एक संतरे को 6.5 रुपए में बेचना चाहिए, तब उसको क्या होगा 30% का प्रॉफिट होगा। तो कितने संतरे आएंगे 260 रुपए में 6.5 की रेट से कितने संतरे होंगे 40। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि k माइनस 3/k 5 है तो k स्क्वायर प्लस 9/k स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए 25 माइनस 2ab होगा, तो 2a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है। ठीक है, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ये, तो 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया देखिए मैंने, ये a माइनस b है और हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab इसमें जोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से है तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए 4 है और यहाँ पे साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 √3/2 होता है, इसकी पावर 4 करना है, तो 9/16 प्लस cos 30 यानी वही हो गया 9/16 माइनस tan 45 यानी 1 माइनस cot 30 √3 होता है तो 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और cos 45 यानी 1/√2 तो 2 हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर यानी 2 प्लस sec 60 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, cos 60 का मान 1/2 तो 1/2 का ठीक है उल्टा 4 हो जाएगा। तो इसमें से क्या घटाना चाहिए ताकि क्या हो 2 बच जाए, तो ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 4 9 दूनी 18/16 आएगा, तो 18 बटे यानी 9/2। ठीक है, 9/2 आ गया, 18/16 आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 और 2 आ जाएगा। ठीक है, 9/2 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का, तो माइनस 2 आएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 1/2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस x इक्वल टू 2 होना चाहिए, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 9 प्लस 1/2 यानी 10/2 यानी 5 प्लस 4 माइनस x इक्वल टू कितना होना चाहिए 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, तो x की वैल्यू 5 और 4, 4 में से 2 घटा दिए तो 5 4 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, तो x का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो सिंपली आपको इसमें डिग्री की जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसको पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी है एक शर्ट की कीमत को 25% की छूट पर घोषणा करता है बेचने के लिए, यदि किसी को 875 रुपए की कुल छूट चाहिए तो वो प्रत्येक शर्ट पर कितने, जो 250 रुपए का है तो कितने शर्ट उसको खरीदने चाहिए। ठीक है, देखिए एक शर्ट की कीमत आपको 250 रुपए दे रखी है, वो क्या करता है 25% की छूट देता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि टोटल 875 की कोई व्यक्ति है वो इतनी छूट लेना चाहता है तो उसे कितने शर्ट खरीदने चाहिए। ठीक है, तो 250 रुपए का एक शर्ट है, उस पर 25% की छूट देता है। ठीक है, 25% की छूट देता है, तो इसका 25% कितना हो गया 62.5, तो 62.5 रुपए की छूट देता है एक शर्ट पर, उसे चाहिए 875, तो 875 पर 62.5 की रेट से कितने शर्ट करने चाहिए, तो इतने खरीदने चाहिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे। देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, से करेंगे तो 1 और यहाँ पे 14। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष अंक हैं प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए गए हैं। वीना थ्योरी में 60% अंक और प्राप्त करती है 62 अंक, उसे टोटल प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने अंक चाहिए। ठीक है, कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें पहला तरीका बता देता हूं आपको, एलिगेशन लगा दीजिए इसमें। देखिए एलिगेशन कैसे लगाएंगे, इसमें बोला है कि 75% अंक वो थ्योरी में लाता है, 75% अंक थ्योरी में लाता है, और प्रोजेक्ट में कितना लाता है, देखिए प्रोजेक्ट में शेष यानी 25%। तो देखिए यहां से इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो 25 से 75, तो 3:1 आ गया, तो इसका रेशियो कितना आ गया 3:1, तो ये आ गया 3:1। क्लियर? थ्योरी और प्रोजेक्ट का, थ्योरी में वो 60% लाता है, तो थ्योरी में वो 60% लाता है, जिसका हमें निकालना है कि कितना परसेंट उसे लाना चाहिए ताकि क्या हो जाए टोटल 62% आ जाए इसका। तो यहां से देखिए 62 में से 60 घटा दीजिए तो 2, तो यहां से x में से 62 घटाएंगे। ठीक है, और इसका रेशियो तो है, यहाँ पे जो रेशियो आया है 3:2, तो ये इसी का रेशियो है,
ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 3:1। तो इसको इक्वल कर दीजिए, तो यहां से सोल्व कर लीजिए, देखिए 3 दूनी 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 68%। तो पहला तरीका ये हो गया, तो यहां से सोल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका देखिए, टोटल क्या है 180 नंबर का पेपर विषय है, टोटल 180 अंक है, उसमें से 75% अंक तो किसके लिए, थ्योरी के लिए, बाकी के 25% प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसने बोला है कि थ्योरी में जो वीना है वो थ्योरी में 60% तो ले आती है, यानी 75% में से तो वो 60% ले आती है, तो 75 का 60% निकाल लीजिए, तो 6 7 42 और 42 और 3 45, ठीक है। तो वो 45% तो ले आती है यहाँ थ्योरी में से, ठीक है, टोटल में से। अब उसको कितने चाहिए, अब उसको चाहिए 17%, टोटल कितने चाहिए उसको 62% चाहिए ना, तो यहाँ पे 45% तो ले आई, 45% तो पहले ही ले आई इस थ्योरी में। अब बाकी के जो 17% है वो कहां से लाएगी, इस प्रोजेक्ट से, और प्रोजेक्ट से लाएगी तो 25% में से लाना पड़ेगा उसको। तो कितना लाना पड़ेगा 25 में से, तो यह कितना परसेंट है, इस तरीके से देख लीजिए। तो 17 25 का कितना परसेंट है, 17 25 का कितना परसेंट है 68%। तो यह आंसर हो जाएगा इसका। तो कितना परसेंट लाना पड़ेगा उसको 68%, तो 25 का 68% लाएगी तब तो ये 17% बन जाएगा, और 75 में से 60% ले आई तो 45% बन गया, दोनों बनके कितने हो गए 62.62%, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको ट्रिक लगानी है, ठीक है, ये वाली चीज आपको इसमें पूरा बेसिक से इसको ओपन नहीं करना, आपको क्या करना है देखिए इसमें डायरेक्ट बता देता हूं आपको एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो इसमें क्या बनेगा, आपको a माइनस बी का होल, a माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस b माइनस समथिंग का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा। इस यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा और c इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पे a b और c आएगा। तो ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। तो इस तरीके से आपको ओपन करके या स्क्वायर बना के सोल्व करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी देखिए ये वाले टर्म्स है a b और c इस तरीके से, तो यहां से सबसे पहले तो दो का जो दो है इसका कोफिशिएंट बाहर निकाल लीजिए। तो इसमें तो पहले ही बाहर लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसको तो काट दीजिए। अब बाकी का जो बचा है वही क्या होगा, इसके देखिए आंसर आएगा। a का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 8 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। c का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -9, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगी -9, ठीक है। हमें पूछा है 4 है ये, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 8 है, तो 8 चौक 32 प्लस b की वैल्यू है 5, तो 8 पंजे 40 प्लस c की वैल्यू कितनी है -9, ठीक है। तो c की वैल्यू -9 है, तो यहाँ पे -9 पुट करेंगे तो प्लस का 9 बन जाएगा और इसका रूट निकालना। तो देखिए 4 और 3 7 72, 72 और 9 81, 81 का रूट कितना हो गया 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिंपली यही चीज करनी है, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वरना आप बेसिक से करोगे तो ये इसी क्वेश्चन में आप 45 से 60 सेकंड आप ले सकते हो। देखिए 90 नंबर का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक काम को यदि इतने घंटे में करता है ए, तो ठीक है, और बी वही काम इतने घंटे में काम करता है, ठीक है, और वे एक साथ इतने घंटे तक काम करते हैं, तो बताइए कि कितना काम अब शेष बच गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यूनिक तरीके से बता देता हूं इसको, जो हम हमेशा लगाते हैं। एक कितने घंटे में काम कर सकता है 7.5 घंटे में, यानी 15/2 ओवर में। बी है वो इसे 10.5 घंटे यानी 21/2 घंटे में, ठीक है। तो इसका एलसीएम मान लीजिए जो होगा टोटल वर्क, ठीक है। तो 15 और 21 का एलसीएम मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 105। तो 105 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 15 7 105 और इसे 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। 21/2 से डिवाइड करेंगे 105 को, 21 चौक 84, 21 5 105 यानी 10, ठीक है। तो यह आ जाएगा ए की एफिशिएंसी 14 आ गई, बी की एफिशिएंसी 10 आ गई। ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किए 7/2 घंटे, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 24, यानी 24 की एफिशिएंसी से इन्होंने 7/2 घंटे काम किया, यानी कितने घंटे काम कर लिया, कितना काम कर लिया उन्होंने, तो 2 से काट दीजिए 12 84, तो उन्होंने 84 यूनिट काम कर लिया। टोटल यूनिट कितना था हमारे पास काम 105, इसमें से 84 यूनिट उन्होंने काम कर लिया, तो बचे कितने यूनिट 21, ठीक है। इतना यूनिट काम बच गया। इसने पूछा है कितना पार्ट पूछा है, कितना भाग बच गया, तो 21 105 का कितना भाग है 1/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका,
ए है वो 15/2 घंटे में काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 2/15 प्लस बी कंप्लीट काम को 21/2 घंटे में काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 2/21। अब इन दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किया 3.5 घंटे, यानी कितना हो गया 7/2 घंटे। तो इतना काम कर लिया उन्होंने, ठीक है, इतना काम कर लिया। तो यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे एलसीएम आएगा 105, 15 7 105 यानी 14 प्लस 21 5 105, तो यहाँ पे 10 इंटू 7/2, तो 24/105 इंटू 7/2, 2 से काट दीजिए 12, 7 से काटेंगे तो 15, ठीक है। यहां से 3 से और काट दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो कितना काम कर दिया उन्होंने 4/5 काम कर दिया, यानी 5 भाग में से 4 काम कर दिया, तो बचा कितना भाग 1/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज से पूछा है। देखिए ए बी और सी डी का औसत कितना है, इतना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना होगा 4 से गुना कर देंगे इसको, तो 8D प्लस 60 ये हो जाएगा। साथ ही इसने बोला है कि ए और बी, बी और सी और डी का औसत कितना है 8 5 और 4, यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, बी प्लस सी हो जाएगा 10 और सी प्लस ए ये हो जाएगा 8। क्लियर है? यहां से a प्लस बी सी प्लस डी है, तो a प्लस बी और c प्लस डी, तो 16 और 8 24, ठीक है, इसका मान कितना आ गया 24, और यहाँ पे कितना है 8D प्लस 60, तो यहाँ पे d का मान कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 16 को उधर चला जाएगा तो 8 बचेगा, तो 1 आ जाएगा। तो देखिए d का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो d का मान 8 है, तो देखिए d का मान अगर 8 है, सॉरी 1 है, तो c का मान कितना आएगा 7 हो जाएगा, c का मान 7 है तो b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर b का मान 3 है, ठीक है, b का मान 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, देखिए e और d का एवरेज पूछा है, तो सबसे पहले e बता दीजिए, e कितना हो जाएगा, देखिए e तो a कितना है 13 है, d कितना है 1 है प्लस 1, तो कितना आ गया 15, तो e की वैल्यू आ गई 15, तो e और d का एवरेज बताना है, यानी 15 प्लस d कितना है 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि दोपहर को 2 बजे कोई व्यक्ति है, वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्थान ए से बी की ओर चलता है, और स्थान बी पर वो 1.5 घंटे रुकता है, फिर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस ए पर आता है, और ए पर आने में उसे 7 बज जाते हैं, ठीक है। तो स्थान ए और बी के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या किया है, देखिए बता देता हूं आपको थोड़ा सा, कि एक प्लेस ए है, ये बी है, ये यहाँ से 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, यहाँ पे 1.5 घंटे वो रुकता है, ठीक है, और यहाँ से वापस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, और यहाँ पर 7 बजे पहुंचता है, और निकला कहाँ, कब तक, कितने बजे था वो 2 बजे, तो 2 बजे निकलता है 7 बजे पहुंचता है, तो टोटल कितना टाइम लिया उसने 5 घंटे। लेकिन 5 घंटे में से यहाँ पे 1.5 घंटा तो वहां पे रुक गया, तो 5 में से 1.5 घंटा रुक गया, यानी टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितने घंटे लगे 3.5 होगा, ठीक है। इस टोटल डिस्टेंस को जाने और आने में उसे 3.5 घंटे लगे, 1.5 घंटा वो रुक गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए हम लगाते हैं यहाँ पे, देखिए वो 4.5 आवर की स्पीड से जाता है, और आने में कितने किलोमीटर का यूज करता है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ठीक है, 20 से, ये 20 से आता है, ये ए से जाता है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, इनका एलसीएम मान लीजिए, तो 6 और 4.5 का एलसीएम मानेंगे तो कितना जाएगा 18। तो ये देखिए ये कितना टाइम लेगा, ए है, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 4.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 2 दूनी 4, यानी 4 घंटे लेगा। और बी कितना टाइम लेगा, बी से ए तक आने में, तो यहाँ पे लेगा 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना टाइम लग गया 7 घंटे, 7 घंटे, लेकिन हमारे पास तो कितना टाइम लगा 3.5, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 होगी। पूछा क्या है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो हमने ये डिस्टेंस मानी थी 18 यूनिट, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो यानी टोटल बीच में डिस्टेंस कितनी थी उनके 9 किलोमीटर। क्लियर है? ये आप बेसिक से करना चाहिए। देखिए अगर बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे? देखिए इस डिस्टेंस को मान लीजिए d है टोटल,
तो डी है, इस डिस्टेंस को जाने वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, आने में 6 किलोमीटर की स्पीड से आता है, और टोटल टाइम कितना लगता है 3.5। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके और डी का मान निकाल लीजिए, तो भी क्या आ जाएगा ये 9 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपके 21 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन डीआई के बचे हैं जो हम एक साथ करेंगे सभी कंप्लीट शिफ्ट का। तो आज के लिए इतना ही।